आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी क्लास जाति के बारे में, कास्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जाति, अब देखेंगे जाति है क्या। जाति कास्ट जो होती है हमारा लैटिन वर्ड कास्टस से बना है जिसका अर्थ होता है विशुद्ध। ठीक है, लैटिन भाषा का जैसे फैमिली का मैंने बताया था फैमलस, उसी प्रकार जाति का जो कास्ट वर्ड है ये हमारा लैटिन वर्ड कास्टस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है विशुद्ध। कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि कास्ट का लैटिन वर्ड क्या होता है तो कास्ट का लैटिन वर्ड जो हमारा होता है वो कास्टस होता है, CASTUS कास्टस। ठीक है, तो ऑप्शन ये आप सही कर दीजिएगा। देखो इसमें आपका थोड़ा पढ़ने का इशू हो सकता है क्योंकि जहाँ से PDF मैंने बनाया है वहाँ थोड़ा क्लियरिटी कम है, इसलिए आप हम जो बोल रहे हैं आप उसको अगर सुनेंगे तब भी कर ले जाएंगे। जाति प्रथा एक विचित्र संस्था है। क्या है? जाति प्रथा एक विचित्र संस्था है। धर्म के अतिरिक्त जो संस्था भारतीय को अधिक प्रभावित करती है वह हमारी जाति होती है। यानी कि धर्म के अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो हमारी जाति प्रभावित करती है भारतीय संस्था को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जाति व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाने वाला ऊंच नीच सशस्त्रीकरण तथा उच्च एवं निम्न जातियों के बीच अधिकता का असमान वितरण जाति की असमानता को प्रदर्शित करता है। यानी कि समाज में जात के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से लोगों को बांटा गया कि आप निम्न जात के वर्ग हैं, आप उच्च जात के वर्ग हैं। ठीक है, ऐसे कैटेगराइज किया गया है हमारे समाज में। अब देखेंगे मजूमदार के अनुसार, आप इसको डबल स्टार कर लीजिए। मजूमदार ने एक स्टेटमेंट बोला था, आप इसको ठीक है डबल स्टार 3 स्टार कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जहाँ पर स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जहाँ पर आप कथन लिख रहे हैं किसी भी सोशोलॉजिस्ट की, थिंकर की, मनोवैज्ञानिक की, वहाँ पर इस स्टेटमेंट को आप स्टार बना के लिख लीजिए कि जाति एक बंद वर्ग है। इतना ही वो लिखा होगा आपके क्वेश्चन में और पूछा जाएगा यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो आप वहाँ पर सही आंसर कर ले जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये हमारा स्टेटमेंट मजूमदार साहब ने दिया था, तो इसका राइट आंसर हमारा वहाँ पर मजूमदार हो जाएगा। या फिर मजूमदार ने जाति एक बंद वर्ग कहा है, ये स्टेटमेंट मजूमदार साहब ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन उसी में दिया होगा, उससे टिक कर जाना। नेक्स्ट है केतकर के अनुसार, केतकर ने कहा है जात एक सामाजिक समूह है। जात क्या है? सामाजिक समूह है। जात जो है हमारी एक सामाजिक समूह है। अब केतकर ने बताया था कि जात एक क्या है? सामाजिक समूह है। मजूमदार ने बताया जाति एक बंद वर्ग है। जहाँ पर हम आपको स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि एक पेज पे लिखिए, वहीं पर इस स्टेटमेंट को एक पेज पर अच्छे से लिख लिए और डेली रिवीजन करते रहिए। देखिएगा आपको समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी आपको आसान लगने लगेगी, आपका डेली रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट देखेंगे केतकर, अब देखिए यहाँ पर जात की विशेषताएं देखेंगे कि जात की, कास्ट की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। अब देखेंगे केतकर के अनुसार, यहाँ पर केतकर के अनुसार जात की क्या विशेषता होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जात के सदस्य कठोर सामाजिक नियमों को मानते हैं। यानी कि जिस जात के लोग होते हैं वो समाज में रहकर जो जात को, जो कास्ट के नियम कानून होते हैं उनका कड़ाई से पालन करते हैं, उनको मानते हैं। जाति की सदस्यता वंशानुगत हो सकती है। यानी कि आप जिस जाति में जन्मे हैं वह वंशानुक्रम आपका चलता रहेगा। अगर जनरल में पैदा हुए हैं तो जनरल आपका कास्ट चलता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है? वंशानुगत हो सकता है। जाति का कोई भी सदस्य अपनी जात समूह के बाहर विवाह नहीं कर सकता। यानी समाज में कहा जाता है कि अपना, अगर कोई जनरल कास्ट का आदमी है तो जनरल कास्ट के आदमी से शादी करेगा, कोई SC कास्ट का है तो SC कास्ट के कैटेगरी में शादी करेगा। लेकिन अब थोड़ा बहुत इधर इधर डिसबैलेंस हो रहा है, लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बात की गई ये केतकर के अनुसार है साहब। ठीक है, केतकर के अनुसार है, या हम अपने अनुसार, देखो सोशोलॉजी में आप अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया होगा ग्रेजुएशन में सोशोलॉजी का, वहाँ पर अगर कोई आप डेफिनेशन भी लिखे होंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कार्ल मार्क्स के अनुसार, पार्सन्स के अनुसार। यानी कि आप राइटर के अनुसार थ्योरी के परिभाषा दोगे, किसी डेफिनेशन की परिभाषा दोगे, लेकिन अपने हिसाब से कुछ नहीं लिख सकते। इसीलिए विजय केतकर साहब जो हमारे थे, इनका ये मानना था कि जात का कोई भी सदस्य अपनी जात के बाहर शादी नहीं कर सकता। ये केतकर साहब का स्टेटमेंट है, समझ लीजिए, ये अपना खुद का स्टेटमेंट हम नहीं बता रहे हैं। यह केवल उन व्यक्तियों तथा सीमित होती है जो उस जाति विशेष में उत्पन्न होते हैं। यानी कि कास्ट हमारा वहाँ तक सीमित होता है जहाँ तक उस जात के बीच व्यक्ति जो होते हैं वो उत्पन्न हुए होते हैं। अब देखेंगे जात की संरचनात्मक विशेषताएं क्या होती हैं। जाति समाज का खंडात्मक विभाजन करती हैं। क्या करती हैं? समाज का खंडनात्मक विभाजन करती हैं। कैसे करती हैं? आप
वर्मा हो, आप पटेल हो, आप ठाकुर हो, वाजपेयी हो, और राजपूत हो, मतलब ऐसे कैटेगराइज किया गया है। खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, यानी कि खान पान के हिसाब से भी जात को क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। सामाजिक सहवास पर रहने पर उनके प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसे देखने को मिलता है। वैवाहिक प्रतिबंध, व्यवसाय पर प्रतिबंध, ये हमारी संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं जात की। अब देखेंगे जात के सिद्धांत क्या हैं। पहला जो हमारा सिद्धांत है वो हमारा है परंपरागत सिद्धांत, यानी कि ट्रेडिशनल थ्योरी। क्या है? ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो थे वो हमारे मजूमदार साहब थे। अब फिर वहीं पे लिख दिए कि जात के सिद्धांत के, परंपरागत सिद्धांत के जो हमारे प्रतिपादक थे वो हमारे मजूमदार साहब थे। बस इतना लिख लीजिए। अब क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार जात व्यवस्था का वर्णन किया गया है। यानी कि आप आदिकाल में चले जाइए पुराने इतिहास में, तो वहाँ जब ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, 4 वेद में एक हमारा वेद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहाँ पर पुरुष सूक्त में सबसे पहले जात व्यवस्था का वर्णन किया मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आप इसको याद कर लीजिए कि हमारे 4 प्रकार के वेद होते हैं। 4 प्रकार के वेद में से एक हमारा ऋग्वेद होता है, जिसके 10वें मंडल में जात प्रथा या जात वर्ग का उल्लेख किया गया है, व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दूसरा हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक हैं वो हमारे अब्बे डुबोis साहब हैं। इसके साथ जो समर्थक थे वो हमारे जीएस घुरिये साहब थे। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक अब्बे डुबोis हैं एंड समर्थक इनके जीएस घुरिये हैं। राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिपादक अब्बे डुबोis एंड समर्थक इनके जीएस घुरिये थे। इन्होंने क्या बताया? जाति ब्राह्मणों का राजनीतिक षड्यंत्र है। जाति जो है ये ब्राह्मणों का राजनीतिक षड्यंत्र है। जो जात है, इन्होंने बताया था कि जात जो है ब्राह्मणों का राजनीतिक षड्यंत्र है। देखो, हम आपको पहले तो ऑलरेडी मुख्य सेविका जो हमारी थ्योरी है ऑलरेडी पहले 60 लेक्चर 65 लेक्चर हो चुके हैं। अब हमारा जो सीरीज चल रही है ये हमारी एक प्रकार की रिवीजन क्लास हो रही है। तो ये जो हमारे नोट्स रहेंगे अधिकतर ये हमारे हाथ के बने नोट्स हैं। ठीक है, हमको पढ़ेंगे, हम जो बोल रहे हैं आप उसको सुनेंगे तब भी आप अच्छा कर ले जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें लिखी होती हैं जब पढ़ते हैं चीज़ हमारे माइंड में आती रहती है कि हम ऐसे बोलेंगे तो आप इंपॉर्टेंट ज़्यादा लगेंगी। इसलिए हम जो बोलते हैं आप उसको कायदे से सुनेंगे तब आपके इक्का दुक्का नंबर बढ़ जाएंगे, मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं अलग से जो कुछ बोलता हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो और साथ ही साथ में हम तो एमसीक्यू तो करा ही रहे हैं, चाहे जहाँ से करवाएं चाहे जैसे करवाएं, वो भी हम साथ में डेली करवा रहे हैं। और थ्योरी तो हमारी क्लास चल ही रही है। ठीक है, अगर लगातार प्रयास जारी रखेंगे। अभी शॉर्टलिस्ट नहीं आया है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद एग्ज़ाम होगा, पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा। यूपी प्लस का जो मामला होता है वो लेत लपेड़े होता है। 2018 का एक वीडियो का एग्ज़ाम पड़ा था, अभी डेट ही नहीं आई उसकी। ठीक है, तो कुछ होता है, बस राजनीति के चक्कर में चलता रहता है। वैकेंसी आती है, पेपर होता है, दलाली होती है, और उसके बाद सब वही जब पुराना फिर पैटर्न, फिर कोर्ट मामला जाता है, फिर एग्ज़ाम होता है। सब यही है। लड़का 15 साल की 2015 में फॉर्म भरता है, फिर 22 में एग्ज़ाम देता है। 7 बिल का ऐसा है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। एग्ज़ाम होके रहेगा, चाहे 23 में हो, लेकिन एग्ज़ाम होगा ही। इसलिए आप तैयारी परफेक्ट रखिए। जैसे ही आपको एग्ज़ाम आए तुरंत फाइट करके निकल जाइए एक ही बार में। नेक्स्ट हमारा देखेंगे धार्मिक सिद्धांत क्या है। इसको हाकार्ड एम सोनाट ने दिया था। हाकार्ड एम सोनाट, इसमें क्या है? अधिक भोग की प्राप्ति के लिए, क्या है? धार्मिक अधिक भोग की प्राप्ति के लिए हाकार्ड एम सोनाट ने धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखेंगे व्यवसायिक सिद्धांत को दिया था, ये हमारे निस्फील्ड साहब एक सोशोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने व्यवसायिक सिद्धांत को निस्फील्ड नाम के क्या थे? समाजशास्त्री थे। इन्हें व्यवसायिक सिद्धांत जो हमारी जाति का था उसे दिया था। और हम हमको बता दें, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो व्यवसायिक सिद्धांत क्या था? निस्फील्ड ने दिया था। अब देखेंगे प्रजाति का सिद्धांत, ये जो दिया था हमारे रिजले साहब ने दिया था। जात की विशेषताओं में एक प्रजाति का सिद्धांत था जो हमारे रिजले साहब ने दिया था। इसमें क्या है? प्रजातियां के मिश्रण से जात बनती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं एक साथ दूसरे साथ इंक्लूड हो जाती हैं और वहाँ पर जाति का निर्माण करती हैं, वहाँ पर जाति का बनती हैं। विभिन्न प्रजातियां के मिश्रण से हमारी जाति का निर्माण होता है। और प्रजाति का जो सिद्धांत दिया था ये हमारे रिजले साहब ने दिया था। अब देखेंगे जातिवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं। भाई, जब किसी की अच्छाई होगी तो उसी की बुराई भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जातिवाद के दुष्परिणाम क्या होते हैं। पहला है राष्ट्रीय एकता में बाधा।
आज के इलेक्शन में क्या हो रहा है, जातिवाद हो रहा है सब, तो क्या होगा, राष्ट्रीय एकता में बाधा आएगी। जब जातिवाद होगा तो लोग अलग अलग रहेंगे, एकता में कमी आएगी। वो कहेंगे हम हिंदू हैं, वो कहेंगे मुसलमान हैं, हम कहेंगे इससे पारसी, तो अलग अलग रहेंगे तो हमारे देश में एकता नहीं हो पाएगी, तो राष्ट्रीय एकता में बाधक हो जाएगी। क्या, जाति, हिंसा को बढ़ावा मिलता है। आपने भी वही NRC आया था तब देखा होगा, मुंबई सॉरी दिल्ली उल्ली में जो कांड हुआ था वहाँ पर, तो क्या हुआ था, हिंसा को बढ़ावा मिला था। तो एक प्रकार क्या था, उनके मन में था कि हम अगर वो आ जाएगा NRC तो हम लोग बाहर हो जाएंगे। मुस्लिम कास्ट को लगा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उसमें, तो सब हो गया। तो जात के आधार पर हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। ऊंच नीच का बढ़ावा कैसे है, इससे देखा होगा समाज में एक निम्न वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, ठीक है। तो उच्च वर्ग का, आप पुराने ज़माने में चले जाइए 20-25-30 साल पहले, तो वहाँ पर अगर उच्च जाति का आदमी अगर अपनी चारपाई बैठा था, तो अगर नीचे जाति का आदमी, कोई नीचे वर्ग का आदमी अगर उसकी चारपाई बैठ जाता था तो उसे अछूत माना जाता था, ठीक है। तो इसीलिए पुराने ज़माने की बात थी। तो इसमें क्या था, ऊंच नीच की भावना को बढ़ावा मिलता था कि आप अच्छे कास्ट के उच्च वर्ग को हो तो हमारे साथ बैठ नहीं सकते, हमारे साथ खाना नहीं खा सकते। कहीं देखो आपने, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में जो हमारा जनजाति वाला क्षेत्र है वहाँ पर ऊंच नीच के ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पे देखा होगा कि जो SC/ST कास्ट के लोग हैं वो नल पे पानी पी लेते हैं, तो वहाँ पर कोई उच्च जाति का जो लड़का है या लड़की है वो अगर देखता है तो उसे मतलब होता है कि वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगती है कि आप निम्न जाति के थे, कैसे हमारे बर्तन को छू लिए। तो ये कहा होता है, जात के आधार पर ही हमारे ऊंच नीच को बढ़ावा मिलता है। देश के विकास में बाधा कैसे हो जाती है, जब हम लोग आपस में बैर रखेंगे, एक दूसरे से एकता की भावना नहीं होगी, तो हमारा देश में एक अच्छे से विकास की ओर नहीं बढ़ेगा, और जाति क्या होगी, एक बाधक के रूप में सामने आ जाएगी, जो हमारा दुष्परिणाम कहलाएगी जाति का। अब देखेंगे आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देना, मतलब पीढ़ी पीढ़ी तो संघर्ष होता है, मतलब ऊंच नीच की भावना में संघर्ष देखने को मिलेगा जाति के हिसाब से। अब देखेंगे जातिवाद का निराकरण क्या है। उचित शिक्षा दी जाए तो जातिवाद खत्म किया जा सकता है, यानी कि लोग जब पढ़े लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि इस हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है, असली मज़ा तो है आप पैसा कमाएं, उसी में खुश रहेंगे। कहना कि हाँ, अपना अगर जूता मजबूत है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आपके पास अगर पैसा है तो आप जो हिंदू हैं, मुसलमान हों, किसी भी कास्ट को हों, ये मैटर नहीं करता, सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो ये क्या है, अगर आपके पास उचित शिक्षा है, आपको ज्ञान है, हर चीज़ का सही गलत का ज्ञान है, तो आप जातिवाद के चक्कर में नहीं पड़ सकते हैं। दूसरा है जात सम्मेलनों पर प्रतिबंध, यानी कि जाति जो सम्मेलन होते हैं, ठीक है, उस सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए गवर्नमेंट को, कि कोई भी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर सम्मेलन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जात सूचक शब्द पर प्रतिबंध, यानी कि जात सूचक जो शब्द होते हैं उन पर प्रतिबंध गवर्नमेंट को लगाना चाहिए। निम्न जातियों का आर्थिक शोषण आदि, मतलब ये सब क्या है, इनका निराकरण होना चाहिए जातिवाद के लिए। देखो यहाँ लिखा है, जात एक बंद वर्ग है, का आशय है, मतलब क्या आशय है हम पढ़ेंगे। एक जात के सदस्य अपनी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकता, यही बंद कहा गया है। मजूमदार ने क्या कहा था, जात जो है यह हमारा एक बंद वर्ग है, यानी कि जात के बाहर कोई भी शादी नहीं कर सकता, यह हमारा जात एक बंद वर्ग का आशय था। दूसरा था, जातियों के अपने निश्चित व्यवस्थाएं होती हैं। क्या, जातियों की अपनी एक निश्चित व्यवस्थाएं होती हैं कि आप अगर उच्च कास्ट के हैं तो आपकी अलग व्यवस्था होगी, अगर आप निम्न कास्ट के हैं तो आपकी अलग व्यवस्था होगी। तो ये प्रकार का निश्चित व्यवस्थाओं के बारे में बात की गई है। तीसरा हमारा संपूर्ण जात ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है, यानी कि हमारे पुराने ज़माने में भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मण जो थे हमारे, वो पढ़े लिखे और श्रेष्ठ माने जाते थे। लोग उनसे धार्मिक शिक्षाएं लेते थे, उनसे ज्ञान लेते थे, और वो माना जाता था कि वो पढ़ने में, यानी कि शिक्षा या ज्ञान देने में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, कि ब्राह्मण लोग। बाकी जो वैश्य थे, वो व्यापारी थे, जो शूद्र जाति के थे वो शूद्र थे, यानी काम वर्कर करते थे। तो पिछले ज़माने में हमारा 4 कैटेगरी में समाज बटा हुआ था, जाति बटा हुआ था। जात जन्मजात होती है, जात क्या होती है, जन्मजात होती है। मैंने बताया ना कि आप अगर अच्छे घर में पैदा हुए हैं तो आप उस कास्ट के हिसाब से आपकी जात होगी, अगर आप निम्न वर्ग के जाति के घर में पैदा हुए हैं तो आपका जात उसी के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो क्या है, जात जो होती है हमारी जन्म जाति होती है। नेक्स्ट है, जात में ऊंच नीच का एक स्तर होता है। जात में क्या होता है, एक ऊंच नीच का स्तर होता है। वही बात घुमा फिरा के बात वही आ रही है कि आप अच्छे कास्ट के हैं, हम निम्न कास्ट के हैं, आप SC हैं, हम OBC हैं, आप जनरल हैं, ST हैं, मतलब कुल मिला के ऐसे ही समाज को बांटा गया है। अब देखो कुछ बुक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैंने आपसे बताया है कि जहाँ जहाँ पर बुक्स मिलती हैं, आप एक पेज पर, एक जगह पर आप बुक्स के नाम लिखिए। जब एक जगह पर आप बुक्स के नाम लिखेंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे आप, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ पाएंगे। सारी बुकें जब एक साथ रहेंगी तो आपको पढ़ने में ईजी भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि हमारा सारा कंटेंट एक ही पेज पे है। अब डेली जब 10 बार उसको रिवीजन करेंगे तो आपके जो चीज़ें हैं आपके दिमाग में ज़्यादा रहेंगी, आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, और आपको ज़्यादा जो चीज़ें हैं आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेंगी। तो यहाँ पर जो हमारी पहली बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे।
जो हमारी पहली बुक है वो हमारी कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। ये जो हमारे बुक के राइटर थे वो हमारे जी.एस. घुरिये साहब थे। कौन थे? जी.एस. घुरिये साहब थे। कास्ट एंड क्लास इन इंडिया के राइटर जी.एस. घुरिये थे। ये हमारी पहली पुस्तक थी, आप उसको लिख लीजिए। दूसरी पुस्तक क्या है? ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। ये इसके लेखक कौन थे? इसके जो राइटर थे वो हमारे दत्ता साहब थे। तो ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया के जो राइटर हैं वो हमारे दत्ता साहब हैं। थर्ड जो बुक हमारी वो है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। तीसरी जो हमारी पुस्तक थी उसके जो राइटर हैं वो हमारे हैं केतकर साहब। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, इसके जो राइटर हैं वो हमारे केतकर साहब हैं। तो ये छोटा सा वीडियो था हमारा जाति को लेकर। अगला जो वीडियो रहेगा आपके थंबनेल से आप ही जान जाएंगे कि उस वीडियो का क्या रहने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।